अगर आप टीचिंग लाइसेंस टेस्ट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, मेथड और स्ट्रेटजीज को मिक्स कर देते हैं और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो एग्जाम में सही आंसर देना मुश्किल हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस मौना और आज हम यूनिट 1.1 इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल और सिंपल तरीके से समझेंगे। आज के लेक्चर का तरीका थोड़ा डिफरेंट और एडवांस होगा। हम हर पॉइंट को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसकी आसान एक्सप्लेनेशन देखेंगे और रियल लाइफ क्लासरूम एग्जाम्पल के साथ लिंक करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट रटा लगाना ना पड़े बल्कि हमेशा के लिए दिमाग में रह जाए। और सेशन के एंड पर हम CRQs को प्रॉपर एग्जाम स्टाइल में भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। टीचिंग कोई रैंडम काम नहीं है बल्कि ये एक प्रॉपर हायरार्की सिस्टम है जो 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला और फाउंडेशन लेवल स्टेप फिलॉसफी होता है, जिसका मतलब है टीचर की वो बुनियादी सोच या बिलीफ के लर्निंग असल में होती कैसे है। मसलन अगर एक टीचर ये मानता है कि बच्चा डंडे के डर से नहीं बल्कि अपनी दिलचस्पी और एक्टिविटीज से सीखता है तो ये उसकी फिलॉसफी है जो उसकी पूरी टीचिंग को शेप देती है। इसके बाद बारी आती है अप्रोच की, जो टीचिंग की एक ब्रॉड डायरेक्शन या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यानी टीचर डिसाइड करता है कि वो क्लास को ओवरऑल किस तरह हैंडल करेगा, क्या वो सारा कंट्रोल खुद रखेगा या स्टूडेंट को इन्वॉल्व करेगा। क्लासरूम सिनेरियो में अगर टीचर फैसला करता है कि वो हमेशा बच्चों को बोलने और सवाल पूछने का पूरा मौका देगा तो ये उसकी अप्रोच है। तीसरा स्टेप मेथड होता है जो एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। यानी जब टीचर क्लास में आता है और एक सेट पैटर्न फॉलो करता है तो पहले टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर कंक्लूजन, तो ये उसका मेथड कहलाता है। और आखिरी स्टेप स्ट्रेटजी है जो क्लासरूम के अंदर किसी खास लेसन के लिए एक टैक्टिकल प्लान या एक्शन होता है। मसलन लेक्चर के दौरान अगर बच्चे बोर हो रहे हैं और टीचर फौरन उन्हें किसी ग्रुप डिस्कशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा देता है तो ये उसकी स्ट्रेटजी है। डिटेल में समझें तो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच एक सेट ऑफ प्रिंसिपल और बिलीव होता है जो आपकी पूरी टीचिंग को गाइड करता है। इसका स्कोप बहुत ब्रॉड और लॉन्ग टर्म होता है, यानी ये आपकी पूरी टीचिंग पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, अगर एक टीचर दिल से मानता है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वो चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमेशा अपनी हर क्लास को एक्टिविटीज़ और रियल लाइफ एग्जाम्पल के ग्रिड डिज़ाइन करेगा। ये उसका परमानेंट स्टाइल बन जाता है। अगर हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी की बात करें तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी एक स्पेसिफिक प्लान या टेक्निक होती है जो टीचर सिर्फ किसी खास लेसन या सिचुएशन के लिए यूज़ करता है। इसका स्कोप शॉर्ट टर्म होता है और ये हर लेसन या बच्चों के रिस्पॉन्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल, सबक शुरू करने से पहले टीचर बच्चों से उनके पुराने नॉलेज के बारे में सवाल करता है, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग, ताकि उनका दिमाग नए टॉपिक के लिए रेडी हो जाए। ये एक स्ट्रेटजी है जो सिर्फ उस वक्त के लिए डिज़ाइन की गई है। हमेशा याद रखें कि अप्रोच फिलॉसफिकल होती है। अब डिफरेंस देखते हैं कि अप्रोच और स्ट्रेटजी में है क्या। तो आपको ये याद रखना है कि अप्रोच जो है फिलॉसफिकल होती है, सोच पर बेस्ड होती है, और जबकि स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल होती है यानी एक्शन पर बेस्ड होती है। अप्रोच लॉन्ग टर्म होती है, स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म होती है। एग्जाम्पल, अगर टीचर का माइंडसेट है बच्चों को एक्टिव होना चाहिए, ये अप्रोच है, और उस मकसद के लिए अगर वो क्लास में ग्रुप डिस्कशन करवाता है, ये उसकी स्ट्रेटजी है। अब हम बात करते हैं उन नज़रियों की जिन पर क्लासरूम का पूरा माहौल बेस करता है। पहली कैटेगरी है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें टीचर ही मेन अथॉरिटी होता है और वो नॉलेज का वाहिद सोर्स होता है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर आप एक ऐसी क्लास देखें जहां टीचर बोर्ड की तरफ रुख करके बोल रहा है और बच्चे खामोशी से सिर्फ नोट्स कॉपी कर रहे हैं, या फिर जस्ट लेक्चर दे रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। और यहाँ स्टूडेंट पैसिव होते हैं, खामोश होते हैं।
इसके बरक्स यानी अपोजिट लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। ये उसका मेन फोकस होता है स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और फोकस स्टूडेंट पर ही होता है। क्लासरूम सिनेरियो में अगर बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, खुद किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और टीचर सिर्फ उन्हें गाइड कर रहा है, तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। फिर आते हैं थर्ड इंटेग्रेटेड अप्रोच पे, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का बैलेंस होता है और मुख्तलिफ सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ाया जाता है। जैसे साइंस पढ़ाते वक्त मैथ के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करना, ताकि बच्चा हर तरफ से कॉन्सेप्ट को समझ सके। स्ट्रेटजीज़ हमारे टूल बॉक्स की तरह होती हैं, इन्हें हम 4 तरह से इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट स्ट्रेटजी, जब आप डायरेक्ट इन्फो देते हैं जैसे लेक्चर या बार बार प्रैक्टिस करवाना जिसे ड्रिल कहते हैं, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेटजी है। नंबर 2 है इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी, यहाँ बच्चे को डायरेक्ट जवाब नहीं देते बल्कि उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर लगा देते हैं ताकि वो खुद दिमाग लगाए। नंबर 3 है इंटरैक्टिव स्ट्रेटजी, ये सबसे बेस्ट है। इसमें बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं और मिलकर सीखते हैं। नंबर 4 है इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी, इसका मकसद बच्चे को खुद मुख्तार बनाना है, जैसे होमवर्क या कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देना। अब हम कुछ CRQs कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में इन सवालात को कैसे टैकल करना है। नंबर 1 CRQ है डिफरेंस बिटवीन एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच एंड अ स्ट्रेटजी यूजिंग अ साइंस क्लासरूम सिनेरियो। तो इसका सिंपल सा आंसर यही हो सकता है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि साइंस क्लासरूम का एग्जाम्पल देके आपको अप्रोच और स्ट्रेटजी बतानी है कि इनमें डिफरेंस क्या है। टीचर बिलीव इसी में करेगा कि वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करेगा, और स्ट्रेटजी उसकी ये हो सकती है कि स्टूडेंट प्रिडिक्ट और ऑब्जर्व करें केमिकल रिएक्शन को स्पेसिफिक एक्शन के ज़रिए, या तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाएगा, तो उसकी स्ट्रेटजी ये होगी। आप समझते हैं कि ये आंसर क्यों करेक्ट हैं। देखें, साइंस क्लास में अगर टीचर का ये बिलीफ होता है कि बच्चे सवाल जवाब और इंक्वायरी से सीखते हैं, तो ये उसकी अप्रोच है, क्योंकि ये उसकी परमानेंट सोच है। लेकिन उस इंक्वायरी के लिए जब टीचर बच्चों को कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट को खुद करके रिज़ल्ट ऑब्जर्व करो, तो ये उसका एक्शन है, यानी ये उसकी स्ट्रेटजी है। एग्ज़ाम में आपने हमेशा बिलीफ और एक्शन का फ़र्क वाज़े यानी क्लियर करना है अगर पूछा जाए तो। नंबर 2 CRQ है डिस्कस 2 मेन कैरेक्टर्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच के 2 कैरेक्टरिस्टिक यानी कि हमें क्वालिटीज़ बतानी हैं। तो नंबर 1 टीचर अथॉरिटी होता है। टीचर सेंटर अप्रोच में वो मेन रोल प्ले करता है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी टीचर ही होता है। टीचर में सोर्स होता है और सब कुछ कंट्रोल करता है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है किसका, टीचर सेंटर्ड अप्रोच का। नंबर 2 है पैसिव लर्निंग होती है। स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव नहीं होते बल्कि सिर्फ सुनते हैं, वो जस्ट टीचर पे डिपेंड करते हैं। टीचर ही अथॉरिटी और कंट्रोल सेंटर्ड होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच का। तो ये इसके बेस्ट आंसर हैं। ये क्यों है टीचर सेंटर का लफ्ज़ी मतलब ही है कि पूरी क्लास का सेंटर टीचर है, यहाँ सारी पावर टीचर के पास होती है, तो अथॉरिटी यहाँ पे आ गया, और बच्चे सिर्फ खामोश सुनने वाले का रोल प्ले करते हैं, पैसिव लर्निंग होते हैं। अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आए तो आपने इन्हीं 2 पॉइंट पर फोकस करना है, या फिर आप दूसरे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। नंबर 3 CRQ है इन विच कैटेगरी डू रोल प्ले एंड कोऑपरेटिव लर्निंग फॉल एंड वाई। इसका मतलब है कि रोल प्ले और कोऑपरेटिव लर्निंग किस कैटेगरी में आते हैं, उसकी वजह बताएं। तो ये इंटरैक्टिव स्ट्रेटजीज़ में आते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि आपस में राब्ता करना, रोल प्ले हो या कोऑपरेटिव लर्निंग हो, दोनों में बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और आइडियाज़ शेयर करते हैं। जब भी बच्चे आपस में इंटरैक्ट करके सीखें तो वो हमेशा इंटरैक्टिव स्ट्रेटजी ही कहलाती है। आखिर में मैं आप सबके लिए एक CRQ दे रही हूँ, तो वो आप खुद सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर बताएं। सपोज योर क्लास इज अनडिसिप्लिन एंड फाइंड्स इंग्लिश ग्रामर बोरिंग, विच इंटरैक्टिव स्ट्रेटजी वुड यू यूज टू इंगेज। इस सवाल का मतलब है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी क्लास अनडिसिप्लिन्ड है और उन्हें इंग्लिश ग्रामर बोरिंग लग रही है। आप वहाँ बच्चों को पढ़ाई में इंगेज करने के लिए कौन सी इंटरैक्टिव स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। इस सवाल का जवाब, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग से इसका सॉल्यूशन निकालें। क्या आप
रोल प्ले करवाएंगे या ग्रुप डिस्कशन या कोई ग्रामर गेम? अपना जवाब पॉइंट्स की सूरत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट की कितनी समझ आई है।